मुकाबला किसी छोटे व्यक्ति से नहीं है। आप सत्ता के खिलाफ एक प्रबल व्यक्ति के खिलाफ चुनाव में हैं। गृह मंत्री हैं रामप्रसाद साहू जी, उनके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है, क्या आप? गृह मंत्री मैं पहले बार देखा हूँ जो कानून व्यवस्था को लेके इस क्षेत्र में एक भी अधिकारी मीटिंग नहीं लिए हैं, जबकि गृह मंत्री होने के नाते इसको एक आधिकारिक रूप से एक मीटिंग लेना चाहिए। और ये लोग ही दारू का काम कर रहे हैं, इनका लोग ही जुआ सट्टे का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज पूरे क्षेत्र में आम इंसान, आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उसके कारण आज वहाँ पे जनता और सबसे ज़्यादा हमारे जो माता बहनें हैं वो शाम को निकलने में अपने आप को घबराती है, डरती है। जेल जाना पड़ा, आज बेल मेरे को मिली है। 15 करोड़ में 15 पैसे का भी ये लोग हिसाब नहीं दे पाए, तब तो बेल मिली है। एक में भय, भूख, भ्रष्टाचार कांग्रेस की जो देन है। यहाँ पर विकास की बात करें कि भ्रष्टाचार की बात करें, विकास। रामप्रसाद साहू स्वयं जो मुख्यमंत्री के पट्टी चल गया था, आखिर भूपेश बघेल के पास गिरवी रख दिया। एक साहू समाज का व्यक्ति है, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को एक भूपेश बघेल जैसे लोगों के पास गिरवी रखा। इस रामप्रसाद जी साहू को जो हर बार विधानसभा परिवर्तित करते हैं, इस बार धोखे से परिवर्तित चाह के भी नहीं हो पाए। इसका खामियाजा अब उनको बताएंगे। महादेव ऐप के तरफ गया है और इनके आदमी भूपेश बघेल के, रामप्रसाद साहू के जितने विधायक हैं, इनके हर विधानसभा में 21 लोग हैं, इनके जेब में पैसे गए हैं। विकास उनका हुआ है, न कि गाँव का न क्षेत्र का। देखिए, राजनीति एक ऐसा तंत्र है जिसको जीतने के बहुत सारे मंत्र हैं, और ऐसे ही मंत्र के साथ में ललित चंद्राकर जी को दुर्ग ग्रामीण सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। सबसे पहले उनको बहुत सारी बधाइयाँ देंगे और जानेंगे। ललित भाई, ये जो आपको दायित्व मिला है दुर्ग ग्रामीण के लिए, इसके लिए पार्टी को क्या कहना चाहते हैं, अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? सबसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ स्तर से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आज दुर्ग ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और जिसके कारण आज पूरे विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता और हर एक जनता के चेहरा आपको दिखेगा कि सभी का चेहरा खुशहाल है, खुशी में, और सब उत्साह है। सबके मन में बहुत उत्साह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया है, और जिसके कारण आज पूरा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपका मुकाबला किसी छोटे व्यक्ति से नहीं है। आप सत्ता के खिलाफ एक प्रबल व्यक्ति के खिलाफ चुनाव में हैं। गृह मंत्री हैं रामप्रसाद साहू जी, उनके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लान रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कैसे क्या बताएंगे जनता को बीच में जाके उनके? हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे बूथ स्तर तक बना हुआ है। और हमारा सबसे मजबूत अगर कोई न्यू है, अगर बूथ अगर मजबूत है तो वो हमारा बूथ, और बूथ से भी नीचे हमारा पन्ना प्रभारी वगैरह बने हैं, जिसके माध्यम से आज हम लोग इस चुनाव को मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग ग्रामीण के सभी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ वेदपाल भैया, जगेश्वर जी, माया जी, रमशीला जी, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता, सब मिल के हम एक साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे विजयश्री दिलाएंगे। ललित जी के बगल में आप देख पा रहे होंगे, उनका नाम प्रीतपाल बेलचंदन है, और प्रीतपाल बेलचंदन जी के नाम से और उनकी शख्सियत से काफ़ी आप सभी वाकिफ़ होंगे, और उन्होंने दुर्ग ग्रामीण सीट एक बार जीती है। प्रीतपाल जी पे एक समय ऐसा भी आया, कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और अभी वर्तमान में उन्होंने ये भी जानकारी थी कि दावेदारी की थी दुर्ग ग्रामीण से। प्रीतपाल जी, अभी जैसे कि आप भी एक प्रबल दावेदार के तौर पे देखे जा रहे थे यहाँ, अभी कैसा लग रहा है? आप ललित भाई के साथ बैठे हैं, और कैसा सपोर्ट रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग 8-10 लोग दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने अपने मापदंडों के अनुरूप ललित चंद्राकर जी को चयन किए, और ललित चंद्राकर जी पिछले 3 दशक से युवा मोर्चा से राजनीति शुरू किए, और आज तक भारतीय जनता पार्टी में
कोई ऐसा पद नहीं दिया गया था जिसका इनाम प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने दिया है। और पार्टी ने संगठन के एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी दिया है, तो हमारा संगठन का ढांचा कैडर बेस पार्टी है और संगठन का ढांचा जो है वो बहुत उत्साहजनक रूप से आज पहली बैठक की है, उसमें निर्णय ले चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री ताम्रध्वज जी साहू को, जो हर बार विधानसभा परिवर्तित करते हैं, इस बार धोखे से परिवर्तित चाह के भी नहीं हो पाए, इसका खामियाजा अब उनको बताएंगे। आप दुर्ग ग्रामीण के पुराने अस्तित्व से बहुत लंबे समय से वाकिफ़ हैं और ललित जी भी हालांकि दौरा कर रहे हैं ग्रामीण एरिया का। मैंने सुना कि लगभग 20 साल से वो गांव-गांव के लिए सक्रिय हैं, आप दौड़ रहे हैं। आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? जो ताम्रध्वज साहू जी की पिछली जीत हुई उसके पीछे कारण क्या था? अभी जो जैसे वो कहते हैं कि बहुत सारे विकास के कार्य उन्होंने कराए हैं, जैसे रिसाली को नगर निगम बना दिया, उसके बाद में ग्रामीण एरिया बेल्ट में भी काफ़ी कुछ सड़क और बहुत सारी चौपाटियाँ बना दी, बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दुरुस्त की। इन दावों के पीछे जो आपका आरोप या आपका पलटवार है वो क्या है? देखिए, ताम्रध्वज जी साहू के विकास कार्यों को अपन देखें और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी जो विकास का ढांचा रखा, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिए। कांग्रेस के लोग तो ये दुर्घटना से एक एक्सीडेंटल सरकार में आ गए ना। ताम्रध्वज साहू स्वयं जो मुख्यमंत्री के पट्टी चल गया था, आखिर भूपेश बघेल के पास गिरवी रख दिया। एक साहू समाज का व्यक्ति है, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को एक भूपेश बघेल जैसे लोगों के पास गिरवी रखा। इसका क्या जवाब है ताम्रध्वज जी साहू का? और आज तक ताम्रध्वज जी साहू ने पट्टी चलने के बाद मैं क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन पाया ये बताने की स्थिति में नहीं है, बल्कि प्रीतपाल बेलचंदन को बहुत झूठे ढंग से, गंदे ढंग से एक आरोप लगा के जेल जाना पड़ा। आज बेल मेरे को मिली है, 15 करोड़ में 15 पैसे का भी ये लोग हिसाब नहीं दे पाए, तब तो बेल मिली है। और यहाँ तो लगता है कि जैसे बेल मिली है तो बेल पूरी आज़ादी नहीं हुई है, अभी सज़ा से मुक्ति का कुछ रास्ता निकल रहा है। बिल्कुल, जब प्रारंभिक तौर पे ये लोग 15 करोड़ का एक भी वाउचर पेश नहीं कर पाए, तो स्वयं में न्यायालय में जब होगी तो बात रखी जाएगी। और हमें विश्वास है, हम गंगा माता के हम लोग पूजा करते हैं, तो गंगा माता के अपमान करने वाले लोग हैं ना। और आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसान शर्मसार हैं, सहकारिता शर्मसार है और स्वतंत्र छत्तीसगढ़ को इन्होंने गिरवी में रख दिया है। रह गई बात ताम्रध्वज जी साहू, हर बार नया क्षेत्र से विधायक लड़ते थे, इन्होंने तो सब टेस्ट देख लिया, लेकिन इस वक्त ऐसे फंसे हैं कि इनको भागते नहीं बना। ललित जी, दुर्ग ग्रामीण में जैसे आप लगातार दौरा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ अछूता लग गया? जैसे आज भी ग्रामीण परिवेश है वो कुछ ज़्यादा बदल नहीं पाया, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो भी उतना कुछ खासा डेवलप नहीं हो पाया, और भी बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं और समस्याएं आज भी ग्रामीण बेल्ट में बनी हुई हैं। जो आपका प्लान रहेगा वो क्या रहेगा? कई जैसे जो विधायक प्रत्याशी हैं वो अपना मास्टर प्लान लेके चलते हैं कि हम ये करेंगे, गार्डन बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, आप क्या कुछ सोच के चलते हैं? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जो वर्तमान स्थिति जो आप देखेंगे, 5 सालों में, इन 5 सालों में यहाँ के गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के बाद भी जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को जो होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए और जिसका रूप दिखना चाहिए, वैसा कहीं नज़र नहीं दिखता। आप ऐसे काम बताइए जिसको आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी से हो। सबसे पहले मैं चाहूँगा हर गांव में एक सुंदरता दिखे। जब कोई गांव घुसे तो लगे कि हम वाकई में गांव में आ रहे हैं और गांव का एक वातावरण दिखना चाहिए। दूसरा, गांव में जब हम घुसें तो गांव में जो मूलभूत जो सुविधा होती है, निकासी का, नल का, लाइट का, ये व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे हो। तीसरा, दुर्ग ग्रामीण का जो स्वरूप है वो ऐसा हो कि कोई भी यहाँ पे अपना काम करने में अपने आप को समर्थ समझे। किसी को अगर
उद्योग लगाना है, कोई ग्रामीण प्रवेश में कोई ग्रामीण से रिलेटेड के ग्रामीण खाद्य उद्योग लगाना हो या किसी को फल सब्जी से लगाना, कोई अगर किसी को लगाना हो तो वो आराम से लगा सके और उसको वो सब सुविधा मिले जो मिलना चाहिए। कांग्रेस के इस चक्रव्यूह से कैसे निपटा जाएगा? जैसे कि जो समर्थन मूल्य देने की बात हुई और दिया भी 2500 रुपये समर्थन मूल्य और कर्ज माफ़ी वाली जो स्थिति है, आज भी ग्रामीण बेल्ट में जाएंगे तो गांव वाले यही कहते हैं कि काका हमारा मतलब पूरा दुख दर्द हर लिए हैं, बहुत सारा कर्जा हमारा माफ़ हुआ और धान भी हमारा जो है वो ख़रीदा जा रहा है और उसका समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या इसको चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? क्या है, धान और कर्जा मुक्त, ठीक है कर्जा मुक्त किया, लेकिन जैसे माताएं बच्चों को दूध पिलाती है और दूध थन को बच्चे नहीं काटते, ये लोग तो कर्ज मुक्ति करने वाली संस्था को भ्रूण हत्या कर डाले हैं। जो समितियां हैं, जितने का कर्जा माफ़ नहीं हुआ उससे ज़्यादा उस संस्थाओं को बर्बाद कर दिए हैं। तो इनके ऋण माफ़ी से किसानों को लाभ हुआ, लेकिन भविष्य में सहकारी समितियों को ऐसे घाटे में पहुंचाए हैं कि इसके लिए अटल बिहारी जी वाजपेयी जैसे एक महान आत्मा को यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जिस घाटे की आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा डिफाइन करके समझाएंगे कैसे क्या? जैसे 1 करोड़ का ऋण माफ़ हुआ है मान लो, वैसे ही ये लोग 9,000 का ऋण माफ़ किए होंगे, 5,000 करोड़ का ऋण माफ़ किए होंगे। हमारे तीनों 9,000 करोड़ गुणित प्रति करोड़ 4 लाख, ये 12 महीना बाद उस संस्था को पैसे भेजने के कारण उन संस्थाओं को 56 लाख से 22 लाख रुपया तक घाटा हुई है। जो संस्था पुरखाओं के द्वारा निर्मित है, न कि कोई सरकार बनाई है। लेकिन एक चुनौती तो वर्तमान में एकदम सामने खड़ी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मतलब समितियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान को तो फ़ायदा हो रहा है। तो किसान जिसे फ़ायदा हो रहा है वो तो वोट के लिए, मैं इनसे ले लो, किसान जो है जिन्हें फ़ायदा हो रहा है वो तो वोट के लिए फिर उधर ही जाने की कोशिश करेगा, उनको कैसे समझाएं? किसानों को सही ढंग से सही मायने में जो लाभ मिलना चाहिए, ये कांग्रेसी सरकार झूठ बोल रहे हैं। उनको केंद्र सरकार की पैसा देते हैं। आप देखेंगे जो 2500 की बात करते हैं, ये 2500 में 2203 रुपया केंद्र सरकार दे रही है और ये महज 200 से 250 रुपया देने का काम कर रही है। जबकि जब 1700-1800 की बात जब थे उस समय ये 2500 रुपये देने की बात कह रहे, 1764 रुपया। उसके हिसाब से तो प्रति एक क्विंटल के हिसाब से और प्रति एकड़ के हिसाब से उनके कम से कम 2 से 2.5 हज़ार हर किसान को नुकसान हो रहा है। ये साफ दिखता है और ये झूठ बोलते हैं, जबकि किसानों को उसके बारदाने का पैसा, उनके तौलाई का पैसा, उनके ट्रांसपोर्ट का भी पैसा केंद्र सरकार देती है। दुर्ग ग्रामीण की एक तासीर रही है, जैसे कि प्रतिमा चंद्राकर जी का कभी राज रहा, कभी प्रीतपाल बेलचंदन जी ने वहाँ पर राज किया। उसके बाद अभी क्या लगता है कि क्या वहाँ की जनता अक्सर बदलाव के मूड में रहती है? क्या वहाँ की जनता ये चाहती है कि लगातार सियासत बदली जाए या फिर और कोई समीकरण? निश्चित तौर पे वहाँ की जनता पूरे बदलाव के मूड में है। कारण इस 5 साल में भ्रष्टाचार, भय और सबसे ज़्यादा यहाँ पे युवाओं को जो ठगा गया, बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपया, जिसको और उसमें भी अभी अंतिम में देने की बात कही, उसमें भी इतने सारे नियम लगा दिए कि आपको गांव में 1 आध या 2 लोग ही मिलेंगे, जबकि गांव में कई बेरोजगारों की संख्या लंबी फैसियत है। और आप देखेंगे इनका क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार का ऐसा माहौल है कि इनके लोग ही दारू का काम कर रहे हैं, इनका लोग ही जुआ सट्टे का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज पूरे क्षेत्र में आम इंसान, आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उसके कारण आज वहाँ पे जनता और सबसे ज़्यादा हमारे जो माता बहनें हैं वो शाम को निकलने में अपने आप को घबराती है, डरती है कि कहीं कोई आके उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे या उनको कोई नुकसान ना कर दे। और आप देखेंगे गृह मंत्री होने के बाद भी पूरे क्षेत्र में आए दिन लूट, खसोट, डकैती और आए दिन मर्डर का केस यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। और ये ऐसा गृह मंत्री मैं पहले बार देखा हूँ जो कानून व्यवस्था को लेके इस क्षेत्र में एक भी अधिकारी मीटिंग नहीं लिए हैं, जबकि
गृह मंत्री होने के नाते इसको एक आधिकारिक रूप से एक मीटिंग लेना चाहिए और ये जो भी ये अवस्था का वालम है या यहाँ पे जो भी कानून व्यवस्था जो फेल है उसके बारे में यहाँ पर उसको काम करना चाहिए। ग्रामीण बेल्ट में प्रितपाल जी, जैसे कि जो जातिगत समीकरण है, जैसे दुर्ग ग्रामीण बेल्ट में जहाँ तक मेरी जानकारी है, साहू समाज ज़्यादा है, देशमुख समाज ज़्यादा है। और हालांकि आपको अभी चुनाव प्रभारी बनाया गया, आपको तो इनके साथ बैठे देखा जा रहा है, लेकिन रमशीला साहू नहीं दिख रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई अंतर कला है, इनको टिकट अगर दे दी गई है पार्टी की ओर से तो कुछ ऐसा आपसी में कुछ मनमुटाव, भले सामने बातें ना आ रही हूँ लेकिन कुछ पीठ पीछे? नहीं, अभी हमारे रमशीला साहू जी से हमारी लगातार बात हो रही है। प्रत्याशी जी वायरल में हैं, स्वास्थ्य खराब है और जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा 3 दिन 5 दिन का वो एक जो रहता है वो कोर्स पूरा करके, मेडिकल कोर्स को पूरा करके वो हमारे साथ रहेगी, ऐसा कोई हताशा नहीं है। ललित चंद्राकर जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूरे क्षेत्र में एकजुटता है। और रह गई बात किसानों का, जो 2500 और ये बोलते हैं किसानों को भूपेश सरकार ने कर्जा में ढकेल दिया है, 0% ब्याज। ये कोई छोटा मोटा कल्पना के से बाहर का विषय है जिसको डॉक्टर रमन सिंह भाजपा ने की। आज के तारीख में भय भूख भ्रष्टाचार कांग्रेस की जो देन है। यहाँ पर विकास की बात करें कि भ्रष्टाचार की बात करें, विकास तो शून्य है। भ्रष्टाचार पारिवारिक, एक कांग्रेस कमेटी में परिवार के लोग ही चखना सेंटर किसको देना है, किसको रेत माइनिंग का देना है, किसको क्या देना है, ये राजीव किसान मितान बनाकर सरकारी तिजोरी का ये लोग लूट कर रहे हैं। तो आज के तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जात पात से ऊपर उठकर जिस ढंग से छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया है, उस ढंग से अटल जी को दर्शन करके हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से भाई ललित चंद्राकर को हम लोग बहुमत से जिताएंगे। ललित भाई, एक बड़ा सवाल है, जैसे कि जो बेल्ट है वो किसानी बेल्ट है और जैसे कि भाजपा का भी जो शासन रहा उसमें शहर के लिए तो योजना बनी, पेयजल योजना और पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम, लेकिन आप लोग के शासनकाल से भी उस समय ऐसा नहीं हो पाया कि पेयजल योजना या फिर पानी पहुंचाने के लिए, जैसे पहले काड़ा नहर प्रोजेक्ट चलते थे जिसमें गांव-गांव तक पानी पहुंचता था। तो आज किसान ज़ीरो होता जा रहा है, जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो आज वहाँ स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि पानी की कोई अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था हो, किसान अच्छा बीज चाहता है, अच्छा खाद चाहता है। तो आज भी वैसी स्थिति है कि आज भी कई किसानों को अपना फसल से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं और आप अगर आते हैं बाई चांस तो क्या होगा? आप देखेंगे कि पिछले अभी वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की रमन की सरकार 15 साल की जब सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में बहुत काम किया और ख़ास तौर से पानी के लिए जगह जगह चेक डैम बनाया गया, स्टॉप डैम बनाया गया, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि जिस गांव में बोर खनन करने के बाद पानी नहीं निकलता था, स्टॉप डैम और चेक डैम बनाने के कारण उस गांव में पानी का स्रोत बढ़ा और जिसके कारण किसानों के लिए पानी का एक सुविधा उपलब्ध हुआ और उनकी आमदनी कमाई का उनका जरिया काफ़ी हुआ और जिसके कारण किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हुई। और हम देखेंगे कि उस 15 साल में किसान सुदृढ़ हुए और एक सशक्त शक्ति के रूप में और एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे किसान। आप देखेंगे उस समय नहरों का भी काम काफ़ी हुआ, छोटे छोटे नहरों का जो जाल बिछना था और नहरों को जो रिपेयर करने का काम था वो भी काफ़ी प्रभावी ढंग से हुआ। और उसके बाद 2018 में उसके बाद से किसानों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं हुई जिसके कारण आज किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अंतिम सवाल आप दोनों से, कैलकुलेशन क्या जा रहा है? जो ताम्रध्वज साहू जी अगर आप कहते हैं कि उनको हराएंगे, उसके पीछे कैलकुलेशन कैसा निकाल रहे हैं? जातिगत समीकरणों के आधार पर निकाल रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों के आधार पर निकाल रहे हैं, सभी को मिक्स करके निकाल रहे हैं कि आप अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करके निकालेंगे? क्या आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं और वोटों का जो फ़र्क रहेगा या आप लोग जो वोट पाएंगे उसके बीच में क्या बात? इसका बहुत साफ मामला है। जब विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ और बहुत वोटों से हमारे प्रत्याशी हारे, 3 महीना बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, एक्स्ट्रा वोटों से जीते
आज भी नरेंद्र मोदी के योजनाओं को जो भ्रष्टाचार में ये लोग बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे को, उसकी बदला लेने के लिए वर्तमान में मतदाता ठान चुके हैं। और आज चाहे कहना चाहिए बेरोजगारी भत्ता हो, आज 4 साल और 10 महीने का बेरोजगारी भत्ता उधारी में रख दिया है भूपेश सरकार। 2 साल का बोनस देंगे बोले थे, वो उधारी में रखा है। अपने ही घोषणा पत्र को तो पूरा कर ले। शराबबंदी बहुत बड़ा विषय है। तो आज के तारीख में इन तमाम पैसे निकले हैं विकास के लिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन महादेव ऐप के तरफ गया है। और इनके आदमी भूपेश बघेल के, ताम्रध्वज साहू के जितने विधायक हैं, इनके हर विधानसभा में 21 लोग हैं, इनके जेब में पैसे गए हैं। विकास उनका हुआ है, ना कि गाँव का, न क्षेत्र का। आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, क्या अंतर रहेगा अगर आप जीतते हैं? तो क्या कैलकुलेशन, क्या कुछ गणितीय जो समीकरण है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे कार्यकर्ता खुश हैं और क्षेत्र की जनता भी खुश है और क्षेत्र में एक बदलाव का बहार है। और निश्चित तौर पर इस सरकार की, कांग्रेस सरकार की जाना तय है और जीत का अंतर काफ़ी रहेगा। आपको समय आने पे वो आपको अंतर दिखेगा। तो ये ललित चंद्राकर साहब और प्रीतपाल बेलचंदन जी से आपको दोनों का इंटरव्यू एक साथ दिखाने के पीछे मकसद ये था कि प्रीतपाल बेलचंदन जी एक समय विधायक रहे उस क्षेत्र से और ग्रामीण एरिया में काफ़ी सक्रिय रहे। उन्होंने ग्रामीण जो बेल्ट है उसको काफ़ी कुछ सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ संभाला भी है। हालांकि कुछ इल्ज़ाम उन पे लगे हैं जिनमें वो जमानत पे चल रहे हैं। और अभी जैसा कि इनका कहना है, प्रत्याशी जी का कहना है कि जो जीत होगी उसका जीत का कैलकुलेशन वो अभी गणितीय आकलन चल रहे हैं और उसके बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। और आगे इन विषयों पे देखना होगा कि हम जल्दी कोशिश करेंगे ताम्रध्वज साहू जी का भी इंटरव्यू करने के लिए और ये जो इनके इल्ज़ाम है उनसे भी सफाई लेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे आपकी कोई राय होगी ज़रूर रखिएगा। हमारा चैनल है नेशन फर्स्ट ABK, उसको सब्सक्राइब करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।